आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बता चुके हैं तुम लोग को। जैसे कि मैंने कहा कि ब्रिटिश इंडिया में 1600 में आए थे एज अ ट्रेडिंग कंपनी। अब देखो उसको वहाँ से चार्टर ग्रांट मिला था, यानी कि चार्टर उसको मिला था। चार्टर का मतलब क्या कि हरी झंडी मिलना, बात समझे। उस समय क्वीन एलिजाबेथ वन थी, उसको चार्टर मिला कि ठीक है इंडिया में आएगा और वो ट्रेड करेगा। जब तक हमको वहाँ का सॉवरेन पावर से परमिशन नहीं मिल जाता है तब तक यहाँ आ ही नहीं सकता है वो। जैसे मान लो कि हमको व्यापार करना है अमेरिका में, तो यहाँ सॉवरेन पावर से हमको परमिशन लेना होगा। ऑन सिमिलर लाइन 1600 में जो क्वीन एलिजाबेथ थी वहाँ की, उससे परमिशन लेके वो इंडिया आया था 1600 में। उसके बाद देखो मैंने तुम लोग को बताया कि इलाहाबाद ट्रीटी है ना, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हो गया। उसके बाद इलाहाबाद ट्रीटी हो गया, और इलाहाबाद ट्रीटी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ब्रिटिश का दीवानी राइट्स के लेके। देखो वहाँ पे दीवानी राइट्स मिल गया, बात समझे। बंगाल का, बिहार का, उड़ीसा का। देखो वो जो वन दिया गया, वन का मतलब क्या है कि लास्ट पेज में इसका 10 नंबर पेज देखोगे वहाँ पे उसका रेफरेंस होगा वन का, समझ गए ना। कई स्टूडेंट लोग बहुत कंफ्यूज थे इस चीज़ को लेके। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि टेरिटोरियल पावर बन रहा है, क्योंकि दीवानी राइट्स मिल गया। दीवानी राइट्स मतलब क्या है, आपको टैक्स लगाने का पावर हो गया। किसी के जेब में पैसा आ जाए तो उसका तो रंग ही रूप चेंज हो जाता है ना। यहाँ पे तो दूसरे लैंड में मिल गया वो, तो ब्रिटिश का वो जो तौर तरीका हुआ पूरा चेंज। अब उसके बाद देखो हमने देखा है कि 1857 में इतना बड़ा जो विद्रोह हुआ है उसका अब समीकरण पूरा चेंज हो गया है ना। क्वीन प्रोक्लेमेशन हो गया 1858 का। अब डायरेक्ट क्राउन संभालेगा, बताए थे क्लास में। देखो उसके बाद देखो द रूल कंटिन्यू अंटिल इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 15 अगस्त 1947। और ये कंटिन्यू रहा। तो हमने कहा ही था कि 1600 से लेके 1764 या कह सकते हो कि बैटल ऑफ प्लासी से पहले 1757 से पहले एज अ वो ट्रेडिंग कंपनी रहा। उसका एज अ ट्रेडिंग कंपनी रहा। उसके बाद क्या किया उसने, एडमिनिस्ट्रेटिव कंपनी बना, एडमिनिस्ट्रेटिव बना। उसके बाद वो पूरी तरीके से क्राउन रूल आया है। पहला दिन बताए थे तुम लोग को क्लास में, वही सब दिया गया है इसमें। यदि हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बात करें तो देखो लिखा गया है कंपनी रूल 1773 से 1858, सही बात है ना। उससे पहले वो ट्रेडिंग कंपनी था 1600 से लेके 1773। अब 1773 का रेलेवेंस क्या है बच्चे लोग, क्योंकि 1757 में बहुत बड़ा विद्रोह हो गया है, बैटल ऑफ प्लासी हो गया है। उसके बाद 1764 में क्या हो गया है, बैटल ऑफ बक्सर हो गया है। और 1765 में क्या हो गया, इलाहाबाद ट्रीटी हो गया है। तो जो इलाहाबाद ट्रीटी है वो 1773 में हमको दिखेगा वो चीज़, तो क्या होगा, दिखेगा हमको। और जिसको इंटरेस्ट नहीं भाग जाए यहाँ से, बता दे रहा हूँ एकदम बढ़िया सुनना, ये मार देंगे आज हम, बता रहे हैं। बी सीरियस विथ योर वर्क, ठीक है। बोलना मत, गुनगुनाना मत, नहीं तो हालत ख़राब कर देंगे सबका। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, इसमें क्या बताए थे कि पहली बार प्रयास किया गया था सेंट्रलाइजेशन बनाने का, है कि नहीं है। उसमें देख लो, पॉइंट देख लो वहाँ पे। इसमें क्या है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। याद आया सभी चीज़, पॉइंट बताए थे 1773 में, वो सभी चीज़ें वहाँ पे। उसमें 4 मेंबर्स दिए गए हैं, और तुम्हारा पहला जो गवर्नर जनरल बना था कौन है, लॉर्ड हेस्टिंग्स है, याद आया ये। और हमने बोला था कि गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को सबऑर्डिनेट कर दिया गया, कि जो हेड रहेगा वो, समझ रहे हो ना, वो हेड रहेगा वो। मगर फिर भी उसके बावजूद भी थ्योरी में जो लिखा गया था वो प्रैक्टिकली नहीं हुआ था, इसलिए पिट इंडिया एक्ट लाए थे। याद आया ये चीज़। उसके बाद तुम लोग का, हाँ, तुम लोग का मंडे टेस्ट होगा, ठीक है, मंडे टेस्ट होगा तुम लोग का, बढ़िया से पढ़ लेना। प्रेजेंटेशन के बाद घर जाकर पढ़ाई करना इस चीज़ को लेकर। देखो उसका, उसमें बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट होगा 1774 में, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ही लिख दिया गया। इसलिए कहते हैं, कई बार बच्चे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, क्या सर 1773 होगा कि 1774 होगा। बिल्कुल 1773 होगा, क्योंकि जहाँ पे आप प्रपोजल रख रहे हो तो इसमें रख दिया है कि 1 साल बाद सुप्रीम कोर्ट नाम का कोई बड़ा कोर्ट आएगा, और उसमें एक चीफ जस्टिस होंगे और 3 जजेस होंगे। जैसे अभी इस कंट्री में 32 जजेस है कि नहीं है, प्रेजेंट क्या है 32 जजेस। अब देखो, हाँ 32 के आसपास ही हो गए, देख लेना एक बार। इसमें क्या किया गया कि जो सर्वेंट्स है कंपनी का, सर्वेंट्स मतलब क्या कि उस समय के ट्रेनी, जूनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क, जो कि आने वाले समय में वो IAS बनेंगे, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्वेंट बनेंगे। उसको क्या कहा गया कि बाबू कोई ब्राइब नहीं लेना है, करप्शन नहीं लेना, क्योंकि ये लॉ पास ही किया गया था इसलिए कि बहुत सारा कंपनी में करप्शन हो रहा था, नेपोटिज्म हो रहा था, है ना, ब्राइब्स ले रहे थे। ये ब्राइब्स को काटने के लिए किया गया था, ब्राइब्स को रोकने के लिए किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट। याद आया सभी चीज़, कोई डाउट है किसी को? यही लिखा गया है यहाँ पे। और इसमें पूरी तरीके से प्रयास किया गया था
कि कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी बाय रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, सीओडी लगा दिया गया था। और सीओडी के बाद क्विट इंडिया एक्ट में बीओसी भी आ गया। तो सीओडी तो आ ही गया। सीओडी का मतलब क्या है कि पूरी तरीके से कंपनी का अफेयर्स पे वो चेक करेगा। और सीओडी में शेयर होल्डर्स भी रहेगा। शेयर होल्डर मतलब कंपनी का जो भी तुम्हारा शेयर है खरीद रहा है, किसी का 10% हो सकता है, किसी का 5% हो सकता है, वो सभी लोग रहेंगे यहाँ पे। बात समझ गए? तो वही लिखा है कि कंपनी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी बाय रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, वो गवर्निंग बॉडी होगा कंपनी के लिए, जो रिपोर्ट करेगा ब्रिटिश को रेवेन्यू के ऊपर, सिविल के ऊपर और मिलिट्री के ऊपर कि इस कंट्री में क्या क्या हो रहा है। दैट इज ऑल अबाउट योर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब उसके बाद देखो एक और आया था, मगर तुम लोग के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। इसका उतना प्रोमिनेंसी नहीं था, इसलिए मैंने तुम लोग को नहीं बताया है, क्योंकि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, क्विट इंडिया एक्ट है। मैं ये भी देख लो, इसमें भी कोशिश किया गया था जो डिफेक्ट्स है 1773 का उसको रिमूव करें। तो रिमूव करने के लिए तुम्हारा 1781 वाला एक्ट, इसलिए अमेंडिंग एक्ट है। अमेंडिंग मतलब क्या कि रेगुलेटिंग एक्ट को अमेंड करने वाला, संशोधन करने वाला। बात समझे? इसलिए इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है, यानी कि ऐसा एक्ट जो डिस्प्यूट, जो प्रॉब्लम्स है उसको सेटल करने के लिए आया है ये। अब देख सकते हैं इसमें क्या किया गया। देखो हो क्या रहा था, जब हम सुप्रीम कोर्ट का गठन कर दिए कि 1774 में सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन है, जो उसका दायरा है फैसला सुनाने का, वो क्या कर रहा था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से वो कन्फ्लिक्ट कर रहा था। बात समझ रहे हो? कन्फ्लिक्ट मतलब अब गवर्नर जनरल भी बैठे हैं तो वो भी फैसला सुनाएंगे अपना, और सुप्रीम कोर्ट भी अपना सुना रहा है, तो दोनों में क्या कोइंसाइड कर रहा है, कोलाइड कर रहा है। इस चीज़ को कम करने के लिए, दायरा फिक्स करने के लिए ये लाया गया था। और जानते हैं कि 1784 में और इसको क्रिस्टल क्लियर तरीके से रख दिया गया है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? कोई दिक्कत है किसी को? देखो वही चीज़ लिखा गया है इसमें, गवर्नर जनरल और काउंसिल को, यानी कि उसके 4 मेंबर्स वाले जो काउंसिल होंगे, उसको सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन से हटा दिया गया। यानी कि कोई भी काम करेगा तो उसको सुप्रीम कोर्ट में लताड़ा नहीं जाएगा, उसको आंसरेबल नहीं है, वो कुछ भी काम कर सकता है। बात समझे? अदरवाइज यदि सुप्रीम कोर्ट में उसको तुम वहाँ पे घसीटोगे तो फिर डे टू डे अफेयर्स कैसे कर पाएगा वो? उसको हम इम्यूनिटी देने के लिए, समझ रहे हो, ऐसा किया गया, पहला है। उसके बाद इसमें रेवेन्यू मैटर्स और मैटर्स जो भी है तुम्हारा, ये सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से हटा दिया गया। अब देखो सुप्रीम कोर्ट बार सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा कि देखिए दीवानी राइट्स में गड़बड़ किया है सर्वेंट्स, तो बार सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। और बार जब सुप्रीम कोर्ट इस तरह का वर्डिक्ट देगा, इस तरह का जजमेंट देगा, तो जो डे टू डे अफेयर्स है उसमें प्रॉब्लम होंगे ना। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को कह दिया गया था कि जितने भी दीवानी राइट्स से रिलेटेड चीज़ होगा, टैक्स रेवेन्यू से कलेक्शन वाला चीज़ होगा, ये यदि मुद्दा आता है आपके सुप्रीम कोर्ट में तो आप डील नहीं कर सकते उसको। बात समझ रहे हो ना? ये किया गया है, और इसी चीज़ को क्रिस्टल क्लियर तरीके से बाद में रखा गया है। और सेकंड पॉइंट हम बता दिए ये चीज़। थर्ड पॉइंट क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है, ऑल इन इवेंट्स, कलकत्ता में जितने भी लोग हैं सबके ऊपर इसका कंट्रोल रहेगा। जैसे अभी हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, भारत में जितने भी लोग होंगे, कोई भी नागरिक होगा, चाहे नॉर्थ ईस्ट का हो, चाहे अंडमान निकोबार का हो, इसका यदि फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है वो, यानी कि उसका दायरा इतना 1.25 करोड़ देशवासी तक है। ऑन द सिमिलर लाइन सुप्रीम कोर्ट का दायरा क्या होगा, कलकत्ता में जितने भी लोग रहेंगे सबके ऊपर होगा। हाँ, कुछ तुम्हारा जो एरियाज़ है उस एरिया को हटा दिया गया कि यदि टैक्स से रिलेटेड है तो नहीं आएगा, यदि गवर्नर जनरल और उसका काउंसिल कोई फैसला लिए तो सुप्रीम कोर्ट में बात नहीं पहुँचेगा। ये इसलिए ताकि कोई कोलाइड ना हो, कोई कन्फ्लिक्ट ना हो। समझ गया? देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, इसमें यह भी बोल दिया गया कि कोर्ट भी रहेंगे जो पर्सनल लॉज लगाएंगे। पर्सनल लॉ समझते हो, हिंदू अपना ही लॉज लेके चल रहा था पहले से, मुस्लिम का अपना ही लॉ था, कानून व्यवस्था अपने हिसाब से चलता था ना इस कंट्री में ब्रिटिश आने से पहले, तो वही चीज़ लागू करने। जैसे हिंदू लॉ है, देखो हिंदूज के लिए हिंदू लॉ रहेगा और मुस्लिम के लिए तुम्हारा मोहम्मद लॉ रहेगा, यानी कि तुम्हारा शरिया लॉ रहेगा, और उसके हिसाब से उसको फैसला दिया जाएगा। इसमें यह भी बोला गया था कि अपील्स फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट्स कुड बी टेकन टू द गवर्नर जनरल इन काउंसिल। प्रोविंशियल कोर्ट्स यानी कि जो छोटे छोटे कोर्ट्स होंगे, अब वो सुप्रीम कोर्ट हो गया और भी छोटे छोटे कोर्ट्स होंगे, उस कोर्ट से डायरेक्ट कहाँ पहुँचेगा बात, गवर्नर जनरल इन काउंसिल तक पहुँच सकता है, मगर सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुँचेगा। यानी कि हम प्रोविंशियल कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का गठन नहीं किए हैं अभी। प्रोविंशियल कोर्ट से यानी कि जो छोटे छोटे, जैसे अभी देखते हो प्रोविंशियल कोर्ट मतलब अभी जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखते हो तुम लोग, अभी जो हाई कोर्ट देखते हो है ना, ये सब प्रोविंशियल कोर्ट्स है। इसमें कह दिया गया था कि यदि प्रोविंशियल कोर्ट में कोई मामला आए तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल में जाएगा, वो फादर जाएगा। तो यदि संतुष्ट नहीं है कोई प्रोविजन कोर्ट में
कोई प्रोविंशियल कोर्ट में संतुष्ट नहीं है तो आप जैसे कि मान लो कि हाई कोर्ट में कोई यहाँ पे संतुष्ट नहीं रहता तो सुप्रीम कोर्ट में बात जाता है, क्योंकि वो एपेक्स बॉडी है। मैं यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे क्या बोला कि यदि प्रोविजनल कोर्ट में कोई खुश नहीं, प्रोविंशियल कोर्ट में कोई खुश नहीं है तो गवर्नर इन जनरल काउंसिल में जाएगा बात, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा स्ट्रक्चर में डिफेक्ट है ना, समझ गए ना बात को। तो उसमें क्या किया गया और भी बोला गया कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल को, यानी कि जो काउंसिल रहेगा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल कह सकते हो, ठीक है, उसको पूरा इजाज़त है कि कोई भी प्रोविंशियल कोर्ट और काउंसिल्स के लिए वो कोई भी लॉ रूल्स और रेगुलेशन किस तरह चलेगा कोर्ट, वो पूरी तरीके से गवर्नर जनरल इन काउंसिल बना सकता है, यानी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना सकता है। अब गवर्नर इन जनरल काउंसिल है क्योंकि इस समय ये लेजिस्लेटिव का भी काम कर रहा है और ये एग्जीक्यूटिव का भी काम कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे एग्जीक्यूटिव शब्द नहीं लिखे गए हैं, बस काउंसिल लिख दिया गया है। समझो इसका मीनिंग है, बात समझ रहे हो ना क्या बोल रहे हैं। तो अब देखो फिर भी डिफेक्ट्स तो रहा है। तो उसके बाद पिट इंडिया एक्ट है, देखो पिट एक्ट के ऊपर 2 है ना, तो 2 जाओगे पीछे बच्चे लोग पेज नंबर 10 में देखोगे तो इसमें बताया गया कि पिट उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे, कहाँ के, इंग्लैंड के। उन्होंने क्या समझा कि अरे भाई हम 1781 का अमेंडिंग एक्ट ले भी आए, उसके बावजूद भी क्या डिफेक्ट्स है, प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। तो देखो इसमें क्रिस्टल क्लियर कर दिया गया बहुत सारा चीज़ को लेकर। इसमें पहली बार कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस अलग कर दिए गए हैं। कॉमर्शियल फंक्शन का मतलब क्या होता है, टैक्स कलेक्ट करना, बच्चे लोग टैक्स का वो रेगुलेट करना, पैसा का फाइनेंशियल करना, दैट इज अ कॉमर्शियल, कैसे व्यापार होगा, पैसा इन्वॉल्व है उसमें। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का मतलब क्या, देखना है वो चीज़ बढ़िया से, अच्छा लिखे हैं, वेरी गुड। दूसरा चीज़ क्या है कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर मतलब क्या कि कौन ऊपर होगा कौन नीचे होगा, कैसे किया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल मतलब एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका डिमार्केशन प्योरली कर दिया गया, यानी कि इसको तोड़ दिया गया कि कमर्शियल ये देखेगा, पॉलिटिकल ये देखेगा। डिमार्केशन पहली बार हो रहा है। देखो इसलिए देखो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बोले थे ना कि 1773 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना था, वो सभी चीज़ के लिए बना था, मिलिट्री अफेयर तक के लिए बना था। उसका ही पावर तोड़ दिया हम, उसको हम सीमित कर दिए कि बाबू आप तुम्हारा काम कॉमर्शियल अफेयर्स के तौर पर रहेगा, ज़्यादा इधर उधर मत उड़ो, कॉमर्शियल अफेयर्स के तौर पर रहेगा। अब पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए जो आएगा BOC आ जाएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब BOC में मेंबर्स रहेंगे ब्रिटिश के उस तरफ के, समझ में आ रहा है ना जी। तो वही लिखा गया कि देखो एक नए बॉडी बनाएंगे BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कि जो तुम्हारा पॉलिटिकल अफेयर्स देखेगा। और यही जो सिस्टम है इसी को डुअल गवर्नमेंट कहते हैं। सिविल सर्विस में कई बार डुअल गवर्नमेंट और डायरकी के ऊपर बहुत सवाल पूछे गए हैं। याद आया डायरकी कैसे है, डायरकी याद आया 1919 का, बढ़िया से याद आया। और डबल गवर्नमेंट क्या है, ये BOC एंड COD। अब देखो उसके बाद क्या है कि BOC को ये भी दे दिया गया कि आप कोई भी सुपरवाइज कर सकते हैं और डायरेक्ट कर सकते हैं सिविल और मिलिट्री गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, या रेवेन्यूज़ के लिए। अब देखो पहली बार, ये इंपॉर्टेंट है, पहली बार जो कंपनी का जो भी यहाँ पे संपत्ति एसेट था उसको ब्रिटिश पोजीशन बताया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि ये ब्रिटिश का संपत्ति है। अब ये अभी तक ब्रिटिश संपत्ति नहीं बोला गया था, ये उस दिन शायद नहीं लिखाए होंगे तुम लोग को, 17 लिखाए थे, 1784 में ये ब्रिटिश पोजीशन किया गया है, यानी कि जो भी संपत्ति रहेगा कंपनी का वो क्या हो जाएगा, ब्रिटिश का हो जाएगा। ये बड़ा बात है, ये एक दिखता है, मेंटेलिटी दिखता है ब्रिटिश का कि आने वाले समय में क्या करना चाहेगा ये, समझ गए ना। देखो उसके बाद क्या है, ये एक्ट बहुत सिग्निफिकेंट है 2 रीजन से। देखो इसमें लिखा गया कि पहली बार ब्रिटिश पोजीशन बताया गया है, वो अपने आप में बड़ी बात है। सेकेंड क्या है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनी अफेयर्स। बताओ ब्रिटिश गवर्नमेंट को पूरा पावर मिल गया, वो कंपनी अफेयर्स को देख सकता है और एडमिनिस्ट्रेशन को देख सकता है थ्रू BOC। बात समझ रहे हो ना, यानी कि हमको डायरेक्ट दिख रहा है कि आने वाले समय में कुछ बड़ा होगा। अब उसके बाद कुछ छोटे चीज़ आए थे, मैंने उस दिन बोला था ना तुम लोग को, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ये समझ लो कि एक्ट ऑफ 1786, इसमें उस समय बिल्कुल लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। तुम लोग जानते हो लॉर्ड कॉर्नवालिस का सवाल आएगा तो तुमको नीचे का मैसूर वाला याद आ जाना चाहिए। यही कॉर्नवालिस जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस हार के आया था अमेरिका का और इंडिया में गवर्नर जनरल बन गया था, तो याद आया, बताए थे तुम लोग को मॉडर्न इंडिया में। तो अब ये समझना होगा कि 1786 में कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया और उसको पोस्ट दिए गए हैं। ही प्लेस 2 डिमांड्स, सॉरी इसने 2 डिमांड्स लिए हैं पोस्ट से रिलेटेड। इसने कहा कि देखिए सर ओवर राइडिंग पावर हमको दीजिए। मैंने कहा था ना ओवर राइडिंग पावर वाला, क्योंकि देखो अब जो 4 बना दिया गया था, कास्टिंग वोट नहीं था उसका, इट इज़ ऑल अबाउट कास्टिंग वोट। और इसमें स्पेशल केस में होना चाहिए। देखो 17 इसमें लिखा नहीं है कि 1784 में कास्टिंग वोट दे दिया गया था, इसमें लिखा नहीं है, मैंने बताया था तुम लोग क्लास में, याद करो। 4 मेंबर से 3 मेंबर कर दिया गया था, वो 1784 में हो गया है, 1784 में हो गया।
मगर उसके बावजूद भी जब गवर्नर जनरल बने थे, कौन, कर्नवालिस, तो कर्नवालिस जब बने थे तो बड़े बड़े युद्ध लड़ रहे थे उस समय। मैसूर के साथ वार हो रहा था, हैदर अली और टीपू सुल्तान के साथ वार हो रहा था इनका, याद करो। तो अब वार के टाइम में हम मिनिस्टर से या अपने मेंबर से बात करेंगे तो नहीं होगा ना। यू हैव टू टेक इमीडिएट डिसीजन। बात समझ रहे हो ना, आपको बहुत तेज़ी से डिसीजन लेना होगा। उस चीज़ को समझते हुए इसने क्या बोला कि यस, हमको पावर, ओवरराइडिंग पावर दीजिए, यानी कि हम जो समझ लिए वही इम्प्लीमेंट होगा, और देना ही पड़ेगा आपको उस तरह का पावर। अभी देखो प्राइम मिनिस्टर के पास पावर है कि नहीं है, ओवरराइडिंग पावर। एक्चुअल में संविधान में नहीं दिया गया है, हमको दिखता है वो चीज़। दूसरा चीज़ देखो, ही वुड ऑल्सो बी द कमांडर इन चीफ। देखो यहीं से प्रेसिडेंट वाला बात है कि वो कमांडर इन चीफ होगा, यानी किसी को बोल देगा कि सेना जाकर लड़ो, जाकर लड़ना शुरू कर देगा। यही डेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को मिलता है कि नहीं मिलता है अभी? तो कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट जो कमांडर इन चीफ का जो टाइटल मिलता है, हम कह सकते हैं एक्ट ऑफ 1786 से लिया गया है, जो कि अभी भी है। समझ में आया? कमांडर इन चीफ गवर्नर जनरल ही होंगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ही होंगे। अब देखो उसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1793, मैंने तुम लोगों को बताया था, ये 1813 बताया था, और मैंने ये भी बताया था कि इससे पहले 20 साल पहले भी आया था, और तुम लोगों को मैंने लिखाया नहीं है इसलिए क्योंकि ये लेस इंपॉर्टेंस है। 1813 के बाद देखेंगे तो बहुत कुछ इवेंट्स हुए हैं, मगर फिर भी चूंकि दिया है तो मैं बताना चाहूँगा तुम लोग को कि चार्टर एक्ट ऑफ 1793 था, इसमें ओवरराइडिंग पावर जो है दे दिया गया। हाँ, लॉर्ड कर्नवालिस को मिल गया, कर्नवालिस को मिल गया कि भाई तुम्हारा जो टीम मेंबर है कुछ भी बोल दे, तुम्हारे पास ओवरराइडिंग पावर है, यानी कि तुम उसका बात खारिज कर सकते हो एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए, हाँ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। देखो, टू ऑल फ्यूचर गवर्नर जनरल्स एंड द गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसी, यानी कि आने वाले समय में कर्नवालिस के बाद जो भी रहेंगे, हमने देखा है कि बहुत सारे उसके बाद आते हैं, सबके पास ओवरराइडिंग पावर आ गया। गवर्नर जनरल मोर पावर, और भी ज़्यादा पावर दे दिया कि अब देखो सही माने में मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी सब ऑर्डिनेट बन गया, क्योंकि पूरा कंट्रोल हो गया। अब नीचे का गवर्नर को भी हरका सकता है आराम से। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि 1773 में थ्योरी में तो लिख दिया गया था, मगर बहुत सारे डिफेक्ट्स हुए थे। उसके बाद हमने पीट इंडिया एक्ट बनाया था, मगर पीट इंडिया एक्ट में दिया गया है, मगर इसमें और ज़्यादा पावर दे दिया गया है उसको कि आप कोई इधर उधर नहीं बोल सकता है। कोई पूछेगा कि सर ऐसा क्या बात हुआ 1793 में कि गवर्नर को इतना पावर दे दिया आप, गवर्नर जनरल को? क्योंकि 1793 में नीचे बहुत सारे वार चल रहे थे, यदि ठीक से याद करोगे, यहाँ पे मराठा के साथ वार होना और यहाँ पे मद्रास में वार होना, सॉरी मैसूर में वार होना, लगातार कन्फ्लिक्ट हो रहा था। जब लगातार कन्फ्लिक्ट होगा तो जाहिर सी बात है कि ऊपर में जो सेंट्रलाइजिंग पावर है उसके पास ज़्यादा पावर होना चाहिए, और ज़्यादा पावर होगा तो क्या बोल चाहिए कि हाँ गो फॉर द वार, नहीं तो फिर अपने हिसाब से गाना गाएगा वो लोग। कर भी नहीं रहा तो जानते हो, क्रिटिसाइज तक कर दिया था, हमने बताया है। तो बात समझ में आया ये चीज़ कि इसमें पूरी तरीके से गवर्नर जनरल को ज़्यादा पावरफुल बना दिया गया है और सबऑर्डिनेट कर दिया गया कि मुंबई और मद्रास का प्रेसिडेंसी मोहताज हो जाएगा वो, समझे। और उसके बाद देखो ट्रेड मोनोपोली कंपनी का बोला कि ठीक है 20 साल तक तुमको और दे रहे हैं हम। तो हम देखते हैं चार्टर एक्ट बनाई था 20-20 साल के लिए। चार्टर एक्ट का मतलब होता है फिक्स टाइम पीरियड चार्टर, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ ने भी कितना साल के लिए दिया था? 20 साल के लिए दिया था ट्रेड करने के लिए भारत में। तो चार्टर का मतलब है कि फिक्स टाइम पीरियड के लिए होता है, ये अंतर होता है चार्टर का, समझे, बाकी एक्ट से या रेगुलेटिंग से। तो देखो इसमें बोला गया कि इसमें बोल दिया कि आपका ट्रेड मोनोपोली 20 साल तक रहेगा, और अभी कोई ये नहीं बोला कि ट्रेड मोनोपोली आपका टीम है या चाइना में, वो तो 1813 में आएगा। समझ गए बात को? अब इसमें कमांडर इन चीफ, कौन है कमांडर इन चीफ? सिट्टू, हाँ गवर्नर जनरल। उसको बोला वॉज नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ गवर्नर काउंसिल, बोला कि कमांडर चीफ जो बनेंगे वो जरूरी नहीं कि वो मेंबर हो गवर्नर काउंसिल, अनलेस ही वाज सो अपॉइंटेड। जब तक वो अपॉइंटेड नहीं होगा तब तक वो मेंबर नहीं बनेगा, अपॉइंटेड हो गया तो बन गया। इट ले डाउन द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ्स विल हेंसफोर्थ बी पेड ऑफ द, हाँ बताओ, इसमें बड़ी बात हो गया कि जो बीओसी का जो मेंबर्स होगा वो इंडियन रेवेन्यू उसका सैलरी देगा। अब भारत में कमाएगा, भारत सैलरी देगा उसको, बताओ, हमारा इंडिया का लूटेगा और कुछ नहीं, समझ रहे हो ना। अब बाद में जानते हो कि कैसे इसका एसओएस का सैलरी बदला था, कौन सा एक्ट था वो? बोल गए सब, समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? हाँ कौन सा? 1919 था ना, कोई बात नहीं, भी आ जाएगा, हम भी भूल गए। देखो 35 था, ठीक है कोई बात नहीं, 1919 ही होगा शायद। देखो फैक्चुअल है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। देखो चार्टर एक्ट ऑफ 18, मगर हर समय सवाल करना होगा ना,
सवाल करोगे तभी तो याद रहेगा ना। देखो चार्टर एक्ट आया 1813 का, उसमें ट्रेड मोनोपोली दिख गया कि ट्रेड मोनोपोली खत्म कर दिया है, और मात्र ट्रेड 2 ट्रेड में छोड़ दिए हैं, है ना, बताए थे ना। एक है तुम्हारा टी ट्रेड, एक तुम्हारा चाइना ट्रेड। चाइना के साथ ओपियम ट्रेड होता था, अफीम का, समझा, अफीम का ट्रेड होता था, और पटना था उसका सेंटर, ये भी जान लेना। और कैंटन कोर्ट में बिकता था, कैंटन पोर्ट में, जो तुम्हारा चाइना का एक ही पोर्ट था जो खुला हुआ था उस समय। देखो इसमें ट्रेड मोनोपोली कंपनी ख़त्म कर दिया गया। हमारे जो इंडियन ट्रेडर्स हैं, हमारे इंडियन ट्रेडर्स को भी मौका दे दिया कि भाई ठीक है, तुम भी आओ, तुम भी करो, तुम भी फॉलो फूलो, है ना। पहले तो पूरी तरीके से मोनोपोली था ना ट्रेड का ब्रिटिश के ऊपर। अब उतना ही नहीं, हमने देखा है कि वहाँ पे भी ब्रिटिश में भी डिमांड उठ रहा था, और भी ब्रिटिश वाले चाहते थे, ब्रिटिश मर्चेंट, कि वो भी आए। ऐसा क्या बात हुआ कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही चलाएगा, भाई हमको भी मौका मिलना चाहिए। तो जब उसको मौका मिलना चाहिए तो हमारे इंडियन मर्चेंट को भी मौका मिलना चाहिए, बात समझे ना। मैं देखो इसने बता दिया मैंने ये। अब देखो इसमें इट असर्टेड द सॉवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनी। हाँ, इसमें और बल दे दिया कि हाँ ब्रिटिश क्राउन रहेगा, ब्रिटिश क्राउन ऊपर रहेगा कंपनी के ऊपर। एक इंडिकेशन है फ्यूचर में क्या होने वाला है। उसका देखो, हाँ देखो ये बताए थे कि नहीं बताया, क्रिश्चियन मिशनरी को मौका दे देगा, आओ भाई धर्म फैलाओ अपना तुम, ठीक है, और यहाँ का जो भूखा नंगा लोग है उसको इनलाइटन करो। और जानता है कि बाद में बहुत बड़ा इससे दिक्कत हुआ है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। अब भूखा नंगा तो अब ऐसे ही हम बोल रहे हैं, प्रभु बोल रहे हैं, गलत बात है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए हमको भी, मगर फिर भी समझने का प्रयास करो उस समय स्थिति क्या था। और ये लोग आया था तो बोला व्हाइट मैन बर्डन, यानी मतलब गोरा के ऊपर बर्डन है कि ये लोग को हमको इनलाइटन करना है। आया भी इस एटीट्यूड से, समझ रहे ना। अब जैसे कि मान लो कि हम ही बोल दिए कि तुम क्या बोले, यूट्यूब पे अभी ज़्यादा बोल भी नहीं सकते, दिक्कत ये है ना। देखो नहीं तो फिर हो सकता है कि वायरल हो जाए 2 व्यू के साथ, ये भी तो हो सकता है। देखो इट प्रोवाइडेड फॉर द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। हाँ, वेस्टर्न एजुकेशन को प्रोवाइड किया जाएगा, वही बात है। इंग्लिश एजुकेशन का देखते हो 1 लाख रुपया दिया गया था, ये बताए थे ना तुम लोग को, दरबार लगा था तो 1 लाख रुपया दे दिया कि जाओ अब यहाँ से वेस्टर्न एजुकेशन फैलेगा, है ना। उसके बाद लोकल गवर्नमेंट को भी पावर दे दिया कि भाई तुम भी टैक्स लगा सकते हो पर्सन्स पे, यानी कि एक कोशिश है कि लोकल गवर्नमेंट को भी सशक्त करने का, समझे। एंड दे कुड ऑल्सो पनिश द पर्सन फॉर नॉट पेइंग टैक्सेस। और यदि पीपल टैक्स नहीं दे तो लोकल गवर्नमेंट क्या कर सकता है, पनिश कर सकता है। जैसे कि हम अभी तुम लोग नहीं सुनेगा तो हम पनिश कर सकते हो, उसी तरह। देखो चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 देख रहा है ना किस तरह तुम लोग को ज़बरदस्ती पढ़ा रहे हैं। देखो अब 20 साल बाद, 1813 के बाद 20 साल बाद देखो क्या हुआ, हमने बताया है क्लास में। अब यहाँ डेजिग्नेशन चेंज हो गया बच्चे लोग, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया। बताओ, उसको सिविल पावर, मिलिट्री पावर, सही पावर दे दिया आपने। एक्ट ने पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला चीज़ क्रिएट किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो देखते होगे ना अभी, पहली बार। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, टाइटल क्या है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिए। तो बड़ी बात है कि ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला चीज़ आ गया वो चीज़। और इसमें पूरी तरीके से बताया गया कि जितने भी टेरिटोरी रहेंगे वो सब ब्रिटिश के रहेंगे, यानी कि फुल सेंट्रलाइजिंग पावर। मैंने बोला ही है कि जो स्टार्ट किया गया था 1773 में, वो पूरी तरीके से कल्मिनेटेड हुआ था 1833 में, याद कर लो। और लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिसको बेनावलेंट भी कहा था, बेनावलेंट डेस्पोट कह सकते हो, इनको कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए हैं। सदी को हटाने वाले भी यही थे, विद द हेल्प ऑफ राजा राम मोहन रॉय। आज पढ़ोगे तुम लोग मॉडर्न इंडिया में, ठीक है। तो यही सब चीज़ था। उसके बाद देखो माँ, इसने तो गंदगी मचाया ही है। गवर्नर, अब बताओ तुम्हारा जो पावर था मद्रास के पास, बॉम्बे के पास, कि लेजिस्लेटिव पावर बनाने का या फिर काम करने का, उसका डिप्राइव कर लिए। तभी तो हम प्योर सेंट्रलाइजेशन का बात करते हैं। शुरू में क्या था कि गवर्नर काम कर सकता है, सब ऑर्डिनेट करना होगा उसको। इसमें क्या कुछ कर ही नहीं सकता है, बस जो करेगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही करेगा। देखो वही लिखा गया है। अब बच्चे लोग, जो भी चीज़ बनेगा वो लॉज कहलाएगा। इससे पहले जो भी बना था वो रेगुलेशंस कहलाया है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे पहले देखो, इसलिए रेगुलेशन है कि नहीं है, सब रेगुलेशन। रेगुलेशन मतलब करना, रेगुलेट करना, ठीक है। मगर जो लॉज है, लॉज बहुत बड़ा चीज़ होता है। कानून, कानून मतलब बहुत खतरनाक चीज़ है। कानून सैक्रोसेंट है, एब्सोल्यूट है। कानून नहीं पढ़ता है क्या? कानून है, नहीं जा सकता है उधर। CRPC लग गया है, कानून लग गया है, शांत बैठेगा अपना मोबाइल में, वीडियो देखेगा, डिसलाइक करेगा, बैठेगा आराम से। समझ रहे हो ना? तो ये एक्ट है, समझ रहे हो ना? एक्ट मतलब लॉज होते हैं। तो वही लिखा गया कि अभी तक पहले जो लॉज बना था, पहले जितने भी लॉज बने थे उसको रेगुलेशंस कहते हैं।
अब जो लॉज बनेंगे उसको एक्ट्स कहा जाएगा। एक्ट्स मतलब ही लॉ होता है, समझे? अभी भी बनता है ना, बिल से एक्ट बनता है, एक्ट बनता है फिर लॉ बन जाता है। उसके बाद देखो ईस्ट इंडिया कंपनी को एज अ कमर्शियल बॉडी खत्म कर दिया गया। अब कमर्शियल बॉडी नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि जानते हो ट्रेड खत्म कर दिया गया उसका। 1813 में बोल दिया गया कि चलो ठीक है 20 साल बाद देते हैं तुमको, 20 साल तक तुमको देते हैं चाइना ट्रेड और तुम्हारा वो वाला ट्रेड, फ्री ट्रेड। उसके बाद इसमें क्या बोल दिया कि खत्म हो गया, तुम कमर्शियल बॉडी खत्म हो गया, अब प्योरली तुम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। समझ गए? उसके बाद देखो चार्टर एक्ट 1833 में प्रयास किए गए थे ओपन कंपटीशन चलवाने के लिए, मगर जो COD के जो मेंबर्स थे उसने अपोज कर दिया। इसलिए ओपन कंपटीशन वाला जो सपना था वो धरा का धरा रह गया। ओपन कंपटीशन मतलब क्या कि सिविल सर्विस में हमारे इंडियंस भी आए, हमारे इंडियंस भी कलेक्टर बने उस समय। ये बहुत बड़ा मांग हो रहा था। ये मांग तो राजा राम मोहन राय भी किए थे, जानते हो। बात समझ में आना चाहिए। वही बोले कि हाउएवर दिस प्रोविजन वाज निगेटेड आफ्टर अपोजिशन फ्रॉम द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। समझे? COD का अपोजिशन की वजह से ये चीज़ ओपन कंपटीशन जिसमें हम इंडियंस को भी डालना चाह रहे थे वो निगलेक्ट हो गया। अब बात करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1853। देख लो इसमें, ये भी देखो चार्टर है, यानी कि अब लास्ट चार्टर होगा ये, क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं बोला गया। इसके बाद कुछ नहीं बोला जाएगा तो इसका मतलब यहीं पे ठहर गया ये। और उसको जानते हो कि कुछ साल बाद ही इतना बड़ा विद्रोह हो गया 1857 का। तो इसमें देखो क्या बात हुआ कि पहली बार सुनो कान खोल के, पहली बार लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन गवर्नर जनरल का अलग कर दिया गया। अब जो लॉ बनाएगा इम्प्लीमेंट करेगा अलग होगा, वो अलग बात है कि गवर्नर जनरल ही हेड रहेंगे, मगर दो अलग सेपरेट कर दिया गया उसको। इसमें मैंने बताया था कि हमारे 3 जो गए थे आदमी गए थे ना जी, हमारे गए थे। देखो मैं बताता हूँ सिलसिलेवार तरीके से। देखो इट प्रोवाइड एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर्स, 6 नए मेंबर्स तुम्हारे लेजिस्लेटिव काउंसिल रहेंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल में रहेंगे, यानी कि लॉ बनाने के लिए रहेंगे। यानी कि हम दूसरे शब्द में कहें तो गवर्नर जनरल का लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बन गया। हाँ, उसको बाद में हम क्या कह देते हैं, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो कि अभी का पार्लियामेंट है। ओके, दिस लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द काउंसिल मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करेगा और बिल्कुल हूबहू जो कि तुम्हारा उस समय ब्रिटेन में चलता था। ब्रिटेन में भी वेल फ्लेश पार्लियामेंट नहीं था अभी की तरह, ब्रिटेन में भी प्राइम मिनिस्टर का अपना ही एक बॉडी था इस तरह और चलता था ऐसे ही। तो बिल्कुल ब्रिटेन का ही कॉपी पेस्ट करने का कोशिश किया गया यहाँ पे। उसके बाद देख लो इसमें ओपन कंपटीशन चलवा दिया यहाँ पे। अब कॉम्बिनेटेड सर्विस मैंने देखो 3 लिखा है ना, कॉम्बिनेटेड सर्विस और अनकॉम्बिनेटेड सर्विस। मैंने बताया था सिविल सर्विस में कॉम्बिनेटेड मतलब होगा कि हाई ग्रेड पे जो अच्छे जॉब होते हैं। देखो अभी सिविल सर्विस में जो बड़े बड़े जॉब क्या होते हैं, IAS, IPS, IFS यही सब होते हैं। ये कॉम्बिनेटेड सर्विस हुआ। और इससे नीचे लेवल का जो हो जाएगा, मान लो कि SSC टाइप का, या वो तो है नहीं, मैं एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। अब तो कॉम्बिनेटेड सर्विस ही हो गया सिविल सर्विस, सभी चीज़ नीचे लेवल का, यानी कि वो एग्जाम पास करोगे तो तुम्हारा नीचे पोस्ट मिलेगा, डेट इज अनकॉम्बिनेटेड सर्विस। तो इसमें वही बोल दिया गया। देखो इसमें समझ में आया कॉम्बिनेटेड और अनकॉम्बिनेटेड का मतलब क्या है? किसको समझ में नहीं आया? रेज योर हैंड। ठीक है, बढ़िया बात है। अब नहीं समझेगा उसके बाद। देखो अब क्या हुआ, देखो टाइम कहाँ है। उसके बाद क्या हुआ कि देखो ओपन कंपटीशन चलवा दिया, सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट। इसमें कॉम्बिनेटेड सर्विस, ठीक है, ये भी दे दिया गया इंडियंस के लिए। कॉम्बिनेटेड सर्विस मतलब हाई लेवल का सर्विस। सिविल सर्विस में 2 लेवल का सर्विस होता था, कॉम्बिनेटेड मतलब हाई लेवल का, यानी कि ग्रुप A का ऑफिसर बनोगे। और अनकॉम्बिनेटेड मतलब क्या कि जो छोटे लेवल का ऑफिसर बनोगे। तो इंडियंस तो चाहेंगे कि भाई हम यदि समर्थमान है तो हम बड़ा लेवल का बने, इसलिए कॉम्बिनेटेड सर्विस भी इंडियंस के लिए थ्रोन ऑफ कर दिया है कि हाँ ठीक है भाई, इंडियंस भी पढ़े लिखेगा और बन जाएगा वो। समझ में आया? अब तो लेजिस्लेशन पहली बार बनाया गया इस चीज़ को लेके। अब देखो उसके बाद हाँ ये आ गया, यानी कि मैकेले, देखो मैकेले ने ये चीज़ 1854 में बोल दिया था कि हाँ इंडियंस के लिए भी करना चाहिए। इंडिया एक तो ऐसे ही देखो मैकेले ने बताया था कि मैग्ना कार्टा लाया था एजुकेशन में, है ना। 1854 में बहुत बड़ा एजुकेशन चलावाया है, हुड डिस्पैच जिसको बोलते हैं, मैंने बताया था बैकग्राउंड में तुम लोग को। तो इसमें मैकेले ने अपने कमेटी में ये बोला था कि हाँ इंडियंस को भी कॉम्बिनेटेड सर्विस देने का ज़रूरत है, और उनका ही रिकमेंडेशन मान के ये किया गया था। देखो इसमें कंपनी रूल को बढ़ा दिया गया और ये नहीं बोला गया कि कब तक होगा। यदि ये बोला जाता तो 1858 में नहीं लिया जाता उससे, तो कंपनी रूल चलो चलेगा, मगर वो ब्रिटिश क्राउन के ट्रस्ट में करेगा काम, यानी कि ब्रिटिश क्राउन ऊपर से देख रहा है, कहने का मतलब ये है। हाँ, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, कभी भी टर्मिनेट कर सकता है पार्लियामेंट, चाहे वहाँ का पार्लियामेंट, यही किया है। अब यहाँ पे देखो पहली बार लोकल रिप्रेजेंटेशन इंडिया हुआ है। इंडिया इसमें देखो 6 न्यू लेजिस्लेटिव बने हैं, मेंबर्स बने हैं,
4 जो मेंबर्स थे, मैंने बताया था ये मद्रास, मुंबई और बंगाल और आगरा का ये लोग चुन के गए थे, मगर ये लोग भी ब्रिटिश थे। इंडियंस अभी नहीं आए लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ये सभी ब्रिटिश है। 4 जो अलग अलग जगह से जो प्रोविंस है, क्या क्या है देखो, मद्रास है, बॉम्बे है, बंगाल है, आगरा है, यहाँ से 4 लोग उठ के जाएंगे कहाँ पे, लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाएंगे। उसके हेड कौन होंगे, गवर्नर जनरल ही होंगे, क्योंकि गवर्नर जनरल के 2 बॉडी, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी और एक लेजिस्लेटिव बॉडी। लेजिस्लेटिव बॉडी में 4 चुन के जाएंगे और 2 अपना मेंबर होगा। मगर जो ये चुन के जाएंगे ये अंग्रेजी है, इंडियंस नहीं है, ये अंग्रेज है। ये कान खोल के सुनना होगा तुम लोग को। अभी कोई इंडियंस को मौका नहीं मिला, इंडियंस को मौका मिलेगा, बाद में मिलेगा। अब आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जानते हो उससे पहले तुम्हारा बगावत हो गया 1857 का, है ना, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया, इसलिए इसको एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा था। क्यों? अब लोगों को फेडअप हो गया कि भाई कंपनी रूल यहाँ पूरी तरीके से मोनोपोली करने के लिए बैठा हुआ है इस कंट्री में। तो अब क्वीन बोलेगा वहाँ से ठीक है, जितना भी जाति हुआ हम खत्म कर देंगे, अब हम आ रहे हैं रूल करने के लिए। तो एक पॉजिटिव सेंस से आ रहा है कंट्री में, और लोगों का बहुत ही एस्पिरेशन जुड़ा था कि वाह क्वीन तो हमेशा अच्छा ही करेगी, लोगों के दिमाग में था। तो इसलिए इसको बोला जाता है कि एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट। अब इसके फीचर्स देखो कि अब जो रूल किया जाएगा इस कंट्री में क्या है, हर मैजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है, यानी कि उनके पावर के द्वारा किया जाएगा। इसका मतलब ये है, इसके लिए एसओएस बनाया गया, गवर्नर जनरल का डेजिग्नेशन चेंज करके वाइसरॉय बना दिया गया, मगर गवर्नर जनरल अभी भी है वहाँ पे। गवर्नर जनरल का काम क्या है तुम लोगों को पता है, यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, मैं समझ लो तुम लोग। वाइसरॉय पूरी तरीके से क्या है, ब्रिटिश क्राउन है, उसको रिप्रेजेंट करता है वहाँ पे, ब्रिटिश क्राउन को रिप्रेजेंट करता है। और जब वाइसरॉय काम करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, वो प्रिंसली स्टेट के साथ नेगोशिएट करेगा, जो कि हिस्सा नहीं है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का। मगर जब गवर्नर की तरह काम करेगा तो क्या होगा, वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे काम करेगा। एक ही आदमी 2 पोस्ट संभाल रहा है, जब 2 पोस्ट अलग अलग संभाला तो 2 अलग अलग काम कर रहा है वो। देखो इसमें ये बाबू डबल गवर्नमेंट खत्म हो गया, ये जो बीओसी और सीओडी था खत्म कर दिया। अब क्या जरूरत है बीओसी और सीओडी का, बना तो दिए वाइसरॉय, बना तो दिए, तुम्हारा एसओएस बना तो दिए, तो डबल गवर्नमेंट खत्म हो गया। क्या था डबल गवर्नमेंट, सिंपली डबल गवर्नमेंट क्या था, क्या था शिवानिश, डबल गवर्नमेंट क्या था, बीओसी और सीओडी, यही था जी डबल गवर्नमेंट। डर जाते हो तुम लोग। हाँ देखो एक नया ऑफिस बना, देखो वही एसओएस बना है, जिसको कंप्लीट अथॉरिटी है, ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। वाइसरॉय विल बी अकाउंटेबल टू द एसओएस एंड एसओएस विल बी अकाउंटेबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। देखो 15 मेंबर के काउंसिल बनाएंगे एसओएस को लिए, ठीक है, और काउंसिल क्या एडवाइजरी है, यानी कि वो अपना एडवाइस देगा उसको। और द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज मेड चेयरमैन ऑफ द काउंसिल, सही बात है, एसओएस क्या होगा, बाय डिफॉल्ट वो चेयरमैन बन जाएगा उसका। तो इसमें देखो, अब देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल एज अ बॉडी कॉर्पोरेट, ये बोले थे हम तुमको, एक अपने आप में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन बन गया वो भारत में भी इश्यू किया जा सकता है या फिर ब्रिटेन में भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास इतना पावर आ गया, तो उसको भी देख रहा है, इंडिया को भी देख रहा है, साथ साथ वो ब्रिटेन के लिए भी अकाउंटेबल है। तो इसलिए कहा जाता है कि वो बॉडी कॉर्पोरेट के तौर पर काम करने लगा। एंड स्विंग एंड बीइंग स्यूड इन इंडिया एंड इंग्लैंड, इसका मतलब क्या कि कुछ भी गलत काम होगा उसके द्वारा तो उसको इंडिया में भी लताड़ा जा सकता है और इंग्लैंड में भी लताड़ा जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ, सुई करना मतलब क्या होता है, कोर्ट में पहुंचा देना होता है। बात समझे ना, यानी कि एसओएस को इतना आप पावर दे दिए हो और वो अपने आप में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन बन गया है, ठीक है। तो एक्ट ऑफ 1858 ये लार्जली तुम्हारा कन्फाइंड था तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन को लेके एंड सो ऑन, इट डिड नॉट अल्टर इन एनी सब्सटेंशियल। देखो अब ये समझना होगा कि 1858 में कोई ऐसा बड़ा नहीं आया, जो पहले जैसा था वैसा ही चलने दिया एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो रिफॉर्म्स है बाद में आएंगे, इंडियन काउंसिल एक्ट सब में आएगा, इसलिए यहाँ पे देखोगे कि इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 आ गया। बात समझे, चूंकि काउंसिल का बात है, चूंकि काउंसिल का बात है तो काउंसिल के साथ ही कुछ होगा, है ना। काउंसिल का मतलब क्या होता है जी, हाँ पार्लियामेंट टाइप का, बिल्कुल सही बात है। देखो इसमें हमारे मेंबर्स आएंगे, तो यहाँ पे देखो इसमें कह सकते हो ये पहली बार रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बनने का प्रयास किया गया, हमारे इंडियंस को लिए गए। हमने कहा ना कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे, देख लो वहाँ पे लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में, लॉर्ड कैनिंग ही बने पहले, 1858 में लॉर्ड कैनिंग बन गए थे वाइसरॉय या गवर्नर जनरल, सब समझ में आ रहा है ना सबको, गवर्नर जनरल बन गए थे। तो उन्होंने अपॉइंट किया किसको, देखो 3 इंडियंस को अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल में, राजा बनारस, महाराजा पटियाला और सी दिनकर राव, सारे दिनकर राव बता दिए थे क्लास में। देखो अब फिर जो 1833 में जो पावर ले लिया गया था, पावर ले लिया गया था ना, तो फिर से वापस कर दिया गया, डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया गया कि जाओ भाई तुम अपना भी काम करो। देखो वही बोला गया,
ठीक है, यानी कि और जानते हो, और उसके बाद तो हमने देखा ही है कि 1935 के एक्ट में और पावर दे दिया गया, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दे दिया गया, और वो हमको 1937 के इलेक्शन में दिखता है वो चीज़। यही ना कारण है कि जब हमारे इंडियंस को जब वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट करवा दिया तो हमारे प्रोविंस लेवल में हमारे जो नेता लोग बैठे थे क्या बोले कि बिना पूछे करवा दिया आप, रिजिग्नेशन हो दिया। और रिजिग्नेशन जब हुआ तो वो दिन क्या बनाया गया, डे ऑफ डिलीवरेंस। मुस्लिम लोग खूब खुश। समझ में आया चीज़, वही चीज़ लिखा गया 1937, वहाँ पढ़ लेना रेफरेंस, समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखो नए लेजिस्लेटिव काउंसिल बन गए बंगाल के लिए। बोला गया ना बंगाल को हम 1862 में बना देंगे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को बना देंगे 1886 में, और पंजाब के लिए 1897 में बना देंगे, लिखा दिए थे उस दिन क्लास में। उसके बाद वाइसरॉय को पूरी पावर दिया गया कि वो रूल्स और भी बना सकते हैं फॉर द ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल। काउंसिल में कोई भी बिजनेस, इस बिजनेस का मतलब वो बिजनेस नहीं है, कोई भी चीज़ करने के लिए, ट्रांजेक्शन करने के लिए, कोई भी लॉ पास करने के लिए, वो पूरी तरीके से वाइसरॉय को और ज़्यादा इंपावर कर दिया है कि आप कर सकते हो, यानी कि पूरा वीटो पावर है आपके पास, सिंपल वे में। पोर्टफोलियो सिस्टम पहली बार किया गया भारत में। पोर्टफोलियो सिस्टम जानते हो ना, पोर्टफोलियो सिस्टम एक आदमी के अंदर एक मिनिस्ट्री रहेगा, एक डिपार्टमेंट रहेगा, वो चीज़ देखो यहाँ पे कर दिया गया, वही लिखा गया नीचे। आगे बढ़ जाओ। वाइसरॉय को पूरी तरीके से ऑर्डिनेंस पावर दे दिया गया। ऑर्डिनेंस बताए थे क्लास में क्या होता है, क्या होता है ऑर्डिनेंस निहाल? हाँ, एग्जीक्यूटिव लॉ बनाता है, बिल्कुल, वेरी गुड, अप्रिशिएट। अब देखो इसमें ऑर्डिनेंस का पावर दे दिया गया इसमें पूरी तरीके, मगर दिक्कत ये है कि उस समय यदि पार्लियामेंट से लेजिस्लेटिव काउंसिल सेशन में भी रहे तो फिर भी बना सकते हो, ये प्रोविजन अभी नहीं है। बात समझे, ये प्रोविजन अभी नहीं है। जब सेशन में नहीं रहेगा तब बनाना चाहिए, जब पार्लियामेंट सेशन में है तो लॉ वहाँ से बनना चाहिए। मगर कितना ओवरराइडिंग पावर दे दिया, यानी कितना वीटो पावर दे दिया वाइसरॉय को। और ये चीज़ के रोना तो जानते हो, कहाँ कैबिनेट मिशन तक रोया गया है, क्रिप्स मिशन तक रोया गया है, बाद में भी रोया गया है। तो आप देखो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, और देखो जो लाइव हो गया ऑर्डिनेंस का वो 6 मंथ का होगा। 6 मंथ के बाद फिर ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा, तो फिर गवर्नर जनरल दूसरा ऑर्डिनेंस ला सकता है इसके ऊपर, ठीक है, या फिर जब पार्लियामेंट खुलेगा तो वहाँ से रेटिफाई कर लो, वहाँ से पास कर लो। अब इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 देखो इसमें क्या हुआ कि हाँ हमारे बहुत सारे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स और भी बढ़ाए गए, ठीक है, मगर हाँ अभी भी ऑफिशियल मेजोरिटी मेंटेन किया जाएगा वहाँ पे। नॉन ऑफिशियल, जैसे नॉन ऑफिशियल मेंबर 3 बढ़ाया गया कि नहीं बढ़ाया गया, हाँ 1861 में बढ़ाया गया है, 1892 में और ज़्यादा मेंबर्स उसमें डाले गए हैं, समझ गए। इसमें देखो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का फंक्शंस और बढ़ा दिए गए। और हाँ बजट का देखो बच्चे वहाँ पे 5 लिखा गया कि नहीं लिखा है बजट के ऊपर, 5 नीचे पीछे पढ़ोगे समझ में आ जाएगा ये चीज़, ठीक है। उसमें थोड़ा और एडिशन दिया गया उसके बारे में, बार बार बता रहे हैं, और हर जगह ऐसा ही होगा जो भी पढ़ोगी बाद में। इसमें क्या है कि नॉमिनेशन ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ द सेंटर। अब देखो मैंने बताया था ना कि ऑफिशियल ऊपर में जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली होगा और नीचे प्रोविंशियल होगा। प्रोविंस में कहे चुन के जाएगा, जमींदार चुन के भेजेगा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स भेजेगा, याद आया। और यहाँ से जो चुन के भेजेगा उसके साथ एक और बॉडी रहेगा, उस बॉडी का नाम क्या है तुम्हारा, देखो बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जो लोकल वाला जो भेज दिया था वही दोनों मिलकर सेंटर में भी भेजेगा। समझ में आया क्या बोले हैं। तो नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, कैसे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हो गए सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कैसे आ रहा है, वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से आ रहा है, म्यूनिसिपैलिटी से आ रहा है, यूनिवर्सिटी से आ रहा है, ट्रेड एसोसिएशन से आ रहा है, जमींदार से आ रहा है, चैम्बर से आ रहा है, ये सब आ ही रहा है वहाँ पे। साथ साथ एक तुम्हारा बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी रहेगा। ये दोनों मिलकर तय करेगा कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में नॉन ऑफिशियल मेंबर कौन पहुंचेगा। समझ में आया, ये स्ट्रक्चर था उस समय का। यानी कह सकते कि प्रोविंस से उठा के ऊपर फेंक रहे हैं, मतलब प्रोविंस से जब ऊपर फेंक रहे हैं तो उसके साथ एक और बॉडी है, क्या है, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। समझ में आया ये चीज़, देखो वहाँ पे। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या किया गया कि देखो इलेक्शन, देखो इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, बोले थे कि नहीं बोले थे इनडायरेक्ट इलेक्शन है। जमींदार चुन के भेज रहा है ना, यूनिवर्सिटी चुन के भेजा, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन है। मगर सबसे बड़ा दिक्कत ये कि इनडायरेक्ट ही है। इनडायरेक्ट में हम डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव नहीं कह सकते हैं, इसलिए जो करेगा मनमानी करेगा वो, और लोग के लिए नहीं करेगा वो। आगे बढ़ जाओ। उसके बाद देखो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आया है। उसके बाद देख लो इसमें क्या कि पूरी तरह से कोशिश किया गया कि दोनों सेंट्रल और प्रोविंशियल दोनों का ही बॉडी क्या क्या साइज बढ़ाया जाए, समझे, दोनों का है। क्योंकि इंडियन काउंसिल है तो पक्का वहाँ का पार्लियामेंट से ही रिलेटेड बात होगा। जानते हो SOS तुम्हारा मोरले मिंटो रिफॉर्म्स कहा जाता है, इससे पहले 1907 में आया था, उसी का बाद में जाकर 1909 में बना था ये। इसमें देख लो 16 से 60 कर दिया गया है, जानता है 16 से 60 कर दिया गया है पूरी तरीके से, ठीक है। नंबर्स ऑफ द मेंबर्स इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज नॉट यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म नहीं था जी। प्रोविंशियल जिस हिसाब से प्रोविंस है, छोटा प्रोविंस है तो कम रहेगा, बड़ा रहेगा तो ज़्यादा रहेगा उसमें। तो नीचे का जो प्रोविंस में जो तुम्हारे जो मेंबर्स होंगे वो नॉन यूनिफॉर्म रहेंगे, सेम नहीं रहेंगे वहाँ पे। वो डिपेंड करेगा ना, हो सकता है बहुत छोटा जगह है वो। जैसे देखो अब जैसे सिक्किम में बस 32 तुम्हारा विधानसभा है, उसमें मेंबर्स है, क्या बिहार में देखो कितना है, तो डिपेंड करता है कि जगह कितना है वो। आगे देख लो
इसमें ऑफिशियल मेजोरिटी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में रखा गया, मगर देखो अभी भी ऑफिशियल जो मेंबर्स होंगे, याद करो बताए थे क्लास में, ये क्लास में हम बताए थे कि 1909 में क्या हुआ कि अभी भी ऑफिशियल मेंबर मेजोरिटी में रखा जाएगा लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऊपर का, मगर नीचे मौका दे दिए। अब नॉन ऑफिशियल मेंबर आ सकता है, यानी कि हमारे इंडियन ज़्यादा आ सकते हैं नीचे लेवल पे, और ऊपर लेवल पर अभी भी क्या होगा, ऑफिशियली होगा मेजोरिटी में। अब देखो पहली बार इसमें देख लो बच्चे लोग, पहली बार, उससे पहले ये देख ले तो आप फंक्शन भी क्या दोनों का कर दिया गया, चलो ठीक है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन देखो, मेंबर्स वर अलाउड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, हाँ सप्लीमेंट्री को सवाल पूछ सकते हैं एंड सो ऑन। पहली बार एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सत्येंद्र नाथ प्रसाद सिन्हा को चुना गया था, बताए थे कि नहीं बताए थे तुम लोग को, वही चीज़ है। और ही वॉज अपॉइंटेड एज अ लॉ मेंबर, उसको लॉ मेंबर के तौर पर अपॉइंट किया गया था। क्यों, लॉ मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पार्ट, तुम्हारा लेजिस्लेटिव उसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पार्ट रहेगा। अभी लॉ मेंबर किसका पार्ट है, लॉ मिनिस्टर है कि नहीं है एग्जीक्यूटिव का। जो इससे पहले जो थे रविशंकर प्रसाद थे, क्या किसके थे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के थे वो, यानी कि एग्जीक्यूटिव के थे। ऑन द सिमिलर लाइन सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को जब चुना गया तो उसको एज अ लॉ मिनिस्टर चुना गया है, पहली बार इंडियन जा रहे हैं। देखो हमने कहा है कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन होगा, मुस्लिम को अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया था, है ना, यानी कि पहली बार कोई एक्ट कम्युनलिज्म को लीगलाइज कर दिया। अब एक्ट के थ्रू आप लीगलाइज कर देंगे, कानूनी प्रक्रिया से सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का प्रयास किया जाएगा, समझ रहा है ना। इसलिए लॉर्ड मिंटो क्या कहा जाता है, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाता है। इसमें देखो अब इतना ही नहीं, हमने क्या किया कि प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन के लिए भी अलग से सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दे दिया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए भी दे दिया, यूनिवर्सिटी के लिए भी दिया, जमींदार को भी दे दिया, यानी कि और भी बहुत सारे बॉडी में हमने क्या कर दिया कि ये अपना सेपरेट इलेक्टोर्स दे दिया। और ये दायरा बढ़ा दिया गया बाद में 1919 में हमने देखा है, सिख को दे दिया गया, एंग्लो इंडियंस को दे दिया गया है एंड सो ऑन, देख लो। उसके बाद देख लो ये चीज़ वहाँ पे लिखा गया कि जो सेंट्रल कंट्रोल था प्रोविंस के ऊपर, वो क्या करे, थोड़ा रिलैक्स कर दिया गया। क्यों, क्योंकि जानते हैं कि 1919 में जो सब्जेक्ट लिस्ट है एक प्रोविंशियल लिस्ट हो गया और तुम्हारा एक सेंट्रल लिस्ट है, और 1935 में ये चीज़ का दायरा और बढ़ा दिया जाएगा, है ना, देख लो वहाँ पे। और जो बच्चे लोग नहीं आए थे, क्लास नहीं किए, तो उसका जिम्मेदारी हम नहीं लेते हैं। ये भी हम लॉलीपॉप हिसाब से नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि 10 दिन क्यों पढ़ाएं हमें, 10 दिन क्यों पढ़ाएं हम, ताकि इसको बहुत जल्दी से उड़ा सके, और तुमको बस रिवाइज करवा रहे हैं। यदि ये भी समझ में नहीं आता तो जाकर सर पटक लो अपना, इसका मतलब कुछ नहीं हो सकता है तुम लोग का। देखो वहाँ पे However, the structure of government continue to be centralized and unitary। अभी भी क्या होगा, सेंट्रलाइज ही होगा। क्यों, क्योंकि सेंटर का पावर नहीं गया है नीचे, सेंटर अभी भी पावरफुल है। हाँ, प्रोविंस को कोशिश किया गया ऑटोनॉमी देने का। देखो मैंने बताया था डायरकी इंट्रोड्यूस किया गया, ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट, याद आया तुम लोग को, ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट ऐसा है कि गवर्नर जनरल, जो नीचे का गवर्नर है, वो गवर्नर अपने एग्जीक्यूटिव के साथ होल्ड कर लेगा। मगर जो ट्रांसफर्ड है उसमें क्या होगा, गवर्नर है और उसका तुम्हारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो चुन के गया है, वह उसका बात नहीं माना जाएगा। हमने कोशिश किया कि पार्शियल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देने का प्रयास किया है फिर भी, और ये डायरकी 1935 में हटा दिया जाता है और बोला जाता है कि हम सेंटर में इंट्रोड्यूस करेंगे, मगर कभी इंप्लीमेंट नहीं होता वो चीज़। चलो ठीक, आगे आगे बोल रहे थे तुम, गुड। तो यही बोला कि हाउएवर ये डायरकी वाला चीज़ देखो 2 पॉइंट क्लास में देखो, ये एक्सपेरिमेंट फेल कर गया, अनसक्सेसफुल रहा है वो। हाँ, पहली बार बाइकैमरलिज्म का बात है, बाइकैमरलिज्म का बात है जी, यानी कि ऊपर का जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा वो क्या होगा, 2 बॉडी बनेगा, अपर हाउस और लोअर हाउस बनेंगे, समझ गए। बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, अपर हाउस होगा, लोअर हाउस होगा, और उसमें जो मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स दोनों ही डायरेक्ट इलेक्शन से चुन के जाएंगे। यानी कह सकते हैं कि डायरेक्ट इलेक्शन वाला फीचर हमको 1919 में दिखता है, समझ गए ना। 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट इनडायरेक्ट इलेक्शन, और 1919 तुम्हारा डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। उसमें देखो इसमें क्या किया गया है, 3 ऑफ द 6 मेंबर्स जो वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के होंगे अदर देन कमांडर इन चीफ, वो हमारे इंडियंस होंगे। तो यानी कोशिश किया जा रहा है कि इंडियंस को कॉपरेट करने का। देखो मैंने बोला कि सिख, इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियन, इसका भी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बढ़ा दिया गया। हाँ, इसमें देखो एक फ्रेंचाइजी लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल वोट देगा, देखो ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्स एंड एजुकेशन। जिसके पास टैक्स है उस हिसाब से वो टैक्स दे रहा है तो वो वोट दे सकता है, प्रॉपर्टी है तो वोट दे सकता है। सो एक देखो मैंने बोला था ना कि एसओएस का पावर कम कर दिया गया था कि हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन करके, और उसका कुछ पावर एसओएस का पावर निकाल कर दे दिया गया था उसको, याद करो सभी चीज़ को। इसमें पूरी तरीके से सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बैठाने का प्रयास था। पीछे बैकग्राउंड में ली कमीशन चल रहा था, ली कमीशन का रिकमेंडेशन करके बोला था कि सेंट्रल पब्लिक कमीशन बनाएंगे, और उसके बाद हमने देखा था 1926 में तुम्हारा यूपीएससी बन गया है। और हमने 1935 में ये भी देखा था कि यूपीएससी नहीं, अब ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी बन जाएगा, और साथ साथ तुम्हारा दूसरा भी बन जाएगा। देखो देख रहा है कितना मजा आ रहा है। देखो पहली बार प्रोविंशियल बजट को अलग कर दिया गया, और प्रोविंस को पूरा मौका है, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को पूरा मौका कि अपना बजट आप करिए। हाँ, और उसके बाद बहुत सारे प्रावधान दे दिए गए थे। साइमन कमीशन बताए थे ना, हाँ,
2 साल बाद आने वाला था, 1929 में आने वाला था, 1920 में ही आ गया। क्यों? क्योंकि वहाँ सत्ता गिरने वाला था पार्लियामेंट। बताए थे तुम लोग को। देखो वहाँ पे सर जॉन साइमन है तुम्हारा, वो आया है देखने के लिए कि क्या हुआ है, यानी कि 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट किस तरह काम किया है, उसी को रिव्यू करने के लिए 1919 के एक्ट में ही था कि नहीं था, कि 10 साल तक चेक करेगा कि 10 साल तक क्या काम किया है वो, वही सब तुम्हारा है यहाँ पे, सब बता दिए हैं उसका। आगे कैसे बढ़ा है तुम्हारा, देखो व्हाइट पेपर बना है, व्हाइट पेपर बना है तो जाके 1935 का बना है, उसके बीच में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, बहुत सारी चीज़ हुआ था कि नहीं हुआ था, सभी चीज़ लिखा गया, पढ़ लेना अच्छे से। कम्युनल अवार्ड देख लो, कम्युनल अवार्ड रामसर मैकडोनल्ड ने क्या बोला कि ठीक है हम मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लिए, दलित के लिए भी एक अलग से दे रहे हैं। उसके बाद खपा था इस बात को लेकर गांधी जी आके आंसर पर बैठ गए। जब आंसर में बैठ गए तो फिर राजेंद्र प्रसाद और मालवीय साहब आए, बोले कि चलिए बाबा अम्बेडकर को लेकर गए वहाँ पे, और पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट के बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, बता दिए। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में देखो क्या हुआ, देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें 321 सेक्शन है और 10 शेड्यूल्स है, समझ रहे हो ना, इतना कुछ रख दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। यहाँ देखो फैक्चुअल क्या है कि 331 सेक्शन है इसके, सॉरी 321 सेक्शन है और 10 शेड्यूल्स है। इसमें बच्चे लोग बताया गया था ना, फेडरल लिस्ट भी है, सेंटर के पास 59 आइटम्स रहेगा, प्रोविंस लिस्ट में प्रोविंस के पास 54 आइटम्स रहेगा, और कंक्लूजन में 36 हुआ। और जो रेसिड्यूटिव पावर है, इसे यदि अलग लिस्ट में आ जाए तो क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से किसके पास आ जाएगा, वाइसरॉय के पास आ जाएगा। ठीक है, आप देखो इसमें पूरी तरीके से डायरकी खत्म करने का प्रयास किया गया और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देने का प्रयास किया गया है ना, और इसी के मद्देनजर देखते हुए 1937 का इलेक्शन भी लड़ने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, देखो वही लिखा गया 1937 में, वो डिसकंटिन्यू होगा 1939 में, क्योंकि 1939 में क्या हुआ, इकोनॉमिक्स मिनिस्ट्री ने रिजाइन मार दिया था। देखो डायरकी खत्म कर दिया गया, हाँ डायरकी बोला गया था सेंटर में करने के लिए, मौका भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ था, मैंने बताया तुम लोग को। आगे जाओ तो हाँ बाइकैमरलिज्म आया कि नहीं आया, जैसे तुम्हारा 1919 में ऊपर भी आ गया था बाइकैमरलिज्म की, आप तुम्हारा जो ऊपर का जो पार्लियामेंट होगा 2 भाग में टूटेगा, अब नीचे भी टूटेगा, अब नीचे भी टूटेगा 1935 में। तो देखो इसी को ध्यान में रखते हुए बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, आसाम, यूनाइटेड प्रोविंस, इसको भी बाइकैमरल दे दिया गया, और अभी तक स्टिल भारत में है ये चीज़, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल दे दिया, लेजिस्लेटिव असेंबली दे दिए। उसका देखो इतना नहीं, आपका कम्युनल रिप्रेजेंटेशन और बढ़ा दिया आपने, आप इस बार डिप्रेस क्लास को भी दे देते थे, आप महिलाओं को भी दे रहे हैं, आप लेबर को भी दे रहे हैं, बात समझ रहे हो ना, वहाँ देखते रहना है पूरी तरीके से। 10% तुम्हारा क्या टोटल पॉपुलेशन वोटिंग राइट्स दे दिया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होने का प्रयास है, क्यों, क्योंकि वो क्या करे, कंट्रोल द करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री, उसके लिए देखो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन तो दे ही दिया था पहले भी, है ना, जिसको यूपीएससी बोलते हो, बाद में तुम्हारा प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन भी दे दिया, यानी कि एक उसी के रूप में तुम्हारा बीपीएससी है, और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी हो सकता है यदि कोई स्टेट 2 या 3 स्टेट चाहे तो। और देखो उसके बाद पूरी तरीके से बोल दिया कि एक फेडरल कोर्ट भी होगा जो कि 1937 में स्टैब्लिश हो जाएगा, यही फेडरल कोर्ट अभी का सुप्रीम कोर्ट है, बताए थे। देखो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है वो, हाँ देख लो कि अब बोला तो गया है, कल बोले थे क्लेमेंट एटली ने क्या बोला कि जून 30 तारीख 1948 को मिलेगा आज़ादी, उससे पहले हमको आज़ादी मिला है, क्योंकि डिकी बर्ड प्लान हुआ है, माउंटबेटन प्लान हुआ, वो आके दे दिया तुमको। हमने रेड क्लिफ वाला भी बताया था जिसने बाउंड्री पूरी तरीके से अलग किया है और आंख बंद करके वहाँ पे कर दिया, ऐसे करके। ठीक है, अब बढ़ जाओ, देखो इसमें क्या है पूरी तरीके से, अब ब्रिटिश रूल खत्म हो रहा है भारत में। ठीक है, अब ब्रिटिश रूल खत्म हो रहा है, पहले पार्टीशन हुआ तब जाके तुम्हारा इंडिया बनेगा। पार्टीशन मतलब इसलिए 14 अगस्त किसको इंडिपेंडेंस डे फॉर पाकिस्तान बनाया था, क्योंकि पहले पार्टीशन हुआ है, इसलिए 14 तारीख को पार्टीशन हुआ था, इसलिए पाकिस्तान बन गया, इसलिए 14 तारीख क्या है, पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है। तो पार्टीशन होने के बाद एक दिन गया उधर, इंडिया क्या बना, 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस हो गया। 2 डोमिनेंट स्टेटस बने थे, कल बताए थे, और उसमें पूरी तरीके से वाइसरॉय को दिया गया था कि जो उस समय के जो वाइसरॉय थे माउंटबेटन, वो तो वाइसरॉय वाला खत्म हो गया, शांत रहो सभी लोग, वाइसरॉय वाला खत्म कर दिया गया था। अब बोला कि गवर्नर जनरल रहेगा। मोहम्मद अली जिन्ना क्या बोले कि हम गवर्नर जनरल बनना चाहते हैं, तो उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। मगर हमारे माउंटबेटन साहब क्या है कि हमारे इंडिया में 1948 तक गवर्नर जनरल बन के रहे हैं, डिस्पाइट ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी हो गया फिर भी बन के रहे हैं। और पहला जो स्पीकर चुन के आए थे हमारे, यानी कि स्पीकर, उस समय स्पीकर को प्रेसिडेंट कहा जाता है, राजेंद्र प्रसाद थे वो। ठीक है, देखो यही सब चीज़ दिया गया है यहाँ पे। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पूरा पावर, चौथा नंबर देख लो, ये पूरा पावर देगा कि वो क्या कर सकता है, दो डोमिनेंस के लिए अपने संविधान बना सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही संविधान बना दिए तो जितने भी ब्रिटिश का लॉ है वो खत्म हो जाएगा। इनफैक्ट 1947 का जो एक्ट है वो भी खत्म कर देगा, और अब कोई क्राउन रूल के हिसाब से नहीं हो रहा है, अब खुद अपना सॉवरेन रूल है। और ऊपर देखो, ऊपर प्रयास किया गया था तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको भी रिस्पॉन्सिबल बनाने का प्रयास किया गया था। अब वाइसरॉय तो रहा ही नहीं, अब वाइसरॉय नहीं रहेगा तो वीटो पावर क्यों रहेगा फालतू का, यानी कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने का ऊपर ही प्रयास है। ठीक है, देखो उसके बाद सभी चीज़ वही लिखा गया है। देखो ऑफिस एसओएस को हटा दिया गया, ये पावर तुम्हारा पूरी तरीके से देखो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स को दे दिया गया, क्योंकि भारत को बोला गया कि आप कॉमनवेल्थ मेंबर बनना चाहते हैं, तो भारत ने बोला कि हम बनना चाहते हैं, तो उसके लिए ऑफिस बनाया गया, उस ऑफिस में एसओएस का पावर ट्रांसफर कर दिया गया। देख लो, देखो लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंट, यानी कि इंडियन, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है
कि अब यहाँ से देखो ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो तुम्हारा प्रिंसली स्टेट के बाद जो हुकूमत था ना, इसीलिए तो एस बनाया था, इसीलिए तो तुम्हारा वाइसरॉय बनाया गया था प्रिंसली स्टेट देखने के लिए, ये भी खत्म कर दिया गया है। यानी कि प्रिंसली स्टेट को मौका है, या तो आप इंडिया के साथ जाकर ज्वाइन करिए या फिर आप पाकिस्तान के साथ ज्वाइन करिए, और यही हुआ भी। तो देखो इट ग्रांटेड 8 नंबर, देखो फ्रीडम दे दिया इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को भी, या तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इंडिया के साथ या पाकिस्तान के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, या इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। मगर हमारे लीडर बोले कि इंडिपेंडेंट दे देंगे तो फिर इतना संघर्ष करने का मतलब क्या बनता है, और जानते हो इंडिया में आए हैं बहुत सारे। तो उसके बाद क्या किया गया, जब तक आपका संविधान नहीं बन जाता है तब तक आप 1935 का जो स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके हिसाब से आप गवर्नेंस पैटर्न चलाइए, क्योंकि आपके पास है वो। जैसे आपका संविधान बन जाएगा उसके हिसाब से आप फिर करिएगा अपना, समझे। वही लिखा गया 9 पॉइंट में। ब्रिटिश मोनार्क को अपना, अब देखो ब्रिटिश मोनार्क मतलब वाइसरॉय को जो पावर था अब वीटो पावर चलाने का, वो खत्म कर दिया गया। अब उसके बाद देख लो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, प्रोविंशियल गवर्नर, उसको अब जो वो क्या था, अब वो जो मोनार्क था ना, गवर्नर क्या था, वो मोनार्क था पूरी तरीके से, अब उसको बाबू कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बना दिया गया। वही आदमी को यानी कि संविधान से पावर लेके उसको हेड बनाया गया। अब मोनार्की वाला चीज़ नहीं चलेगा, किसी को बैठा दिए सत्ता पे वो चला रहा, नो, अब वो संविधान के उस दायरे से रह के करेगा, इसलिए अब उसको कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बनाया गया है। देखो ये टाइटल ऑफ एम्परर ऑफ इंडिया को ड्रॉप कर लिया गया, बोले थे ना अब का है एम्परर ऑफ इंडिया, अब का है किंगशिप होगा आपका, अब क्वीनशिप का होगा, खत्म कर दिया गया, बात समझे। अब उसके बाद ये देखो, उसके बाद नेहरू जी का अपना भाषण है कि जब दुनिया सो रहा है तो हम जग रहे हैं और हम इतना बड़ा इतना बड़ा पर्व मना रहे हैं भारत की आज़ादी में। देख लो बच्चे लोग आगे देख लो, ये इंटरिम गवर्नमेंट है, यानी कि 1946 के बाद एक गवर्नमेंट बना था इंटरिम गवर्नमेंट, जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों साथ में आए थे, और तुम लोग को याद होगा कैबिनेट मिशन जो था। देखो उसमें जवाहरलाल नेहरू है, जवाहरलाल नेहरू के पास क्या क्या पोर्टफोलियो मिला था, वाइस प्रेसिडेंट थे ऑफ द काउंसिल, है ना, एक्सटर्नल अफेयर्स था, एक्सटर्नल अफेयर्स मतलब फॉरेन मिनिस्ट्री होता है, समझे, और कॉमनवेल्थ रिलेशन बताए थे। कॉमनवेल्थ रिलेशन मतलब क्या, ब्रिटेन का जो अपना ग्रुप है उसमें यदि रिलेशन रखना, कि जितने भी कॉलोनीज है सब कॉमनवेल्थ प्रोग्राम के हिस्सा होगा, कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होगा सब। तो उसने बोला है ब्रिटिश ने कि कॉमनवेल्थ का ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनना चाहते हो तो बनो, या अदरवाइज छोड़ दो। तो इंडिया ने बोला कि हम बनेंगे, तो उसके लिए जो मिनिस्ट्री बने जवाहरलाल नेहरू ही थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल देखो होम है, इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है। राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद ये प्रेसिडेंट नहीं बने हुए हैं, है ना, क्योंकि 1946 का बात है, ये इंटरिम गवर्नमेंट है जी। अभी भारत आज़ाद नहीं हुआ, भारत आज़ाद होने से पहले भी हमारा सरकार था, उसमें मुस्लिम लीग भी था। देखो वहाँ पे फूड और एग्रीकल्चर मिला है, जॉन मेथाई को क्या मिला है, इंडस्ट्री एंड सप्लाई मिला है, जगजीवन राम, बताओ यहीं पे आरा डिस्ट्रिक्ट के है ये, हाँ, इनके ही पुत्री का नाम क्या है, मीरा कुमारी है, समझ में। मीरा कुमार जो बना था ना पहली बार तुम्हारा यहाँ पे पार्लियामेंट का जो स्पीकर बनी थी, पहली इंडियन जो तुम्हारी महिला है तुम्हारी स्पीकर बनी है, वो मीरा कुमार, इनकी पुत्री है वो, जगजीवन राम बापू के, समझ में आया ना। वो देख लो वहाँ पे आरा डिस्ट्रिक्ट है, यहीं बिहार के है वो। जगजीवन राम लेबर मिनिस्टर बने हैं, सरदार बलदेव सिंह डिफेंस बने हैं, भाभा साहब, देखो भाभा बहुत बड़े आदमी हैं जो साइंटिफिक IIT खड़गपुर से बना देंगे ये सब। देखो वहाँ पे वर्क्स माइंस पावर है, लियाकत अली खान किसका है, मुस्लिम लीग का मेंबर है, जानते हो। इनको फाइनेंस मिला, कल बताए थे जब फाइनेंस मिला था, इतने कितना रोड़ापति सोच के साथ वहाँ पे मिनिस्ट्री में ये कब्जा कर रखा था और काम होने नहीं दे रहा था, बताए थे कल लियाकत अली के बारे में। देखो वहाँ पे अब्दुल रसक, देखो ये भी था ना निस्तार, इसको पोस्ट और ये मिला है, असफ अली भी मिला है, रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट मिला है, सी राजा गोपालाचारी बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन मिला है इनको, देखो एंड सो ऑन। और तुम्हारा क्या है, गजनफर अली खान, उनको हेल्थ मिला है, जोगिंदर नाथ मंडल को लॉ मिला है। मैं ये देखो ये तो इंटरिम गवर्नमेंट है। अब पहली बार देखूंगा, इसके बारे में हमेशा बोलता हूँ कि अब पहली बार भारत क्या हो रहा है कि 1947 फर्स्ट कैबिनेट, अभी फर्स्ट कैबिनेट है ये, अभी भारत में इलेक्शन नहीं हुआ है। भारत में इलेक्शन 1950 के बाद होगा, जब संविधान बन जाएगा तब इलेक्शन होगा जी। और भारत तो आज़ाद हो गया, भारत आज़ाद हुआ तो मुस्लिम लीग को तो अलग मिल गया कंट्री पाकिस्तान। अब जितने भी होंगे हमारे कांग्रेस वाले मेंबर्स होंगे, कांग्रेस वाले मेंबर जो फर्स्ट कैबिनेट होगा, इनके बारे में ही हर समय मैं वर्णन करता हूँ कि हमारे फर्स्ट कैबिनेट देखना है तो हमारे फर्स्ट कैबिनेट को जाकर देख लो, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर रहेंगे भारत के, एक्सटर्नल अफेयर्स बाहर करेंगे, कॉमनवेल्थ रिलेशन करेंगे, साइंटिफिक रिसर्च करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल होम रहेंगे, होम मिनिस्टर थे कि नहीं थे, इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, स्टेट्स का देखेंगे तभी तो ऑपरेशन पोलो करवा के हैदराबाद ले लिए थे। होम मिनिस्टर का मतलब ही है कि स्टेट का देखिएगा रिलेशन। आप देख लो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अभी प्रेसिडेंट का जो होगा वो तुम्हारा बाद में 1951 में होगा वो, क्योंकि इलेक्शन लड़ेगा तब रिपब्लिक होगा ना, बाहर से भी द रिपब्लिक ऑफ दिस कंट्री, समझ रहे हो। बस मौलाना आजाद साहब देखो एजुकेशन, मेथाई तुम्हारा अभी भी तुम्हारा रेल और ट्रांसपोर्ट है, BR अम्बेडकर देखो वहाँ पे लॉ है, जगजीवन राम लेबर है। खत्म कर दिए क्लास को, चलो।